What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बात कर रहे हैं ब्लैक सी के बारे में। ब्लैक सी काफी न्यूज में रहता है तो इसके बारे में नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया यहां पर ब्लैक सी के बारे में, ब्लैक सी के बारे में बोला गया कि कौन सी कंट्री यहां पर टच करती है इसका बॉर्डर, ब्लैक सी को कौन सी कंट्री सराउंड करती है। ए में बोला गया है, वन ऑप्शन में बोला गया रोमानिया, ऑप्शन 2 में बोला गया बुल्गारिया, 3 में बोला गया इटली, 4 में बोला गया तुर्की, और 5 में बोला गया पेरू। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 2, 3 एंड 4, सी में बोला गया 1, 2 एंड 4, डी में बोला गया 3, 4 एंड 5। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? ए, बी, सी, एफ, डी। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को अपना करेक्ट आंसर बताना है, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देखना है। तो आइए एक बार मैप के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। पहले अपनी कंट्री कंपेयर में देखते हैं। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से अगर आप लोग आएंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लैक सी। तो ये है ब्लैक सी, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अब थोड़ा जूम कर देखते हैं। यहां पर आप लोग देखते हैं ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी न्यूज में किसकी वजह से रहता है? बहुत ज्यादा। ये है क्रीमिया की वजह से। ये क्रीमिया पोर्शन किसका है? यूक्रेन का। हथियार किसके द्वारा गया है? ये रसिया के द्वारा, यानी कि आज के डेट में रसिया के कंट्रोल में है, पर लेकिन यूक्रेन का पोर्शन है। तो इसकी वजह से काफी न्यूज में रहता है। और ये इंपॉर्टेंट सी भी न्यूज में रहता है इसके साथ में। ये है सी ऑफ एजोव। सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला यहां पर एक रास्ता है जिसको बोलते हैं क्रेच स्टेट। तो एक क्रेच स्टेट आप लोग याद रखिएगा जो दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो काफी न्यूज में रहता है, यूक्रेन का पोर्शन। और इसी की वजह से G7 जो कंट्री थी, आज की डेट में G7 जो कंट्री है, पहले G8 हुआ करती थी, इसी रीजन की वजह से इसको रसिया को बाहर निकाल दिया और ये G7 कंट्री बनकर रह गया। तो कौन सी कंट्री टच कर रही है यहां पर? यूक्रेन, रोमानिया, यहां पर तुर्की हो गया, ये हो गया जॉर्जिया, इसके साथ में ये हो गया रसिया। तो ये कंट्री है जो बेसिकली यहां पर इसका बॉर्डर टच कर रही है। तो सही आंसर हो गया यहां पर सी में बोला गया रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की। रोमानिया हो गया यहां पर ये, और बुल्गारिया होगा ये, और तुर्की हो गया ये। बाकी यूक्रेन और यहां पर ये भी बोला जा सकता था, तो ये भी ऑप्शन में होता तो सही होता। ठीक है, तो यहां पर ओनली 3 ऑप्शन दे रखे हैं यहां पर, तो आंसर हो गया इसका सी, 1, 2 एंड 4। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां पर ये बीमारी के बारे में बात की जा रही है, हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है इंडिया, भूटान, बांग्लादेश और चाइना अभी रिसेंटली फर्स्ट 4 कंट्री बन गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जो कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाई है हेपेटाइटिस बी बीमारी को। पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया हेपेटाइटिस मींस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी कि लीवर के अंदर बीमारी होती है, सूजन आ जाती है एक तरीके से, जो कि यहां पर इन्फ्लेम होता है, डैमेज हो जाता है और लीवर ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है। तीसरा बोला गया हेपेटाइटिस ओफनली यहां पर ये वायरस की वजह से होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1 एंड 3। सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहां पर वो आप लोग बताइए, फिर आंसर देखिएगा। सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में यहां पर प्रॉब्लम है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड है, इंडिया और चाइना नहीं है। इंडिया और चाइना की जगह नेपाल और थाईलैंड आएगा। ये 4 कंट्री हैं जिनको रिसेंटली अभी हेपेटाइटिस बी कंट्रोल की कैटेगरी में रखा गया है। आखिर कौन सा क्राइटेरिया होता है कि जिसके बेस पर बोलते हैं कि हेपेटाइटिस बी यहां पर कंट्रोल हो चुका है? तो यहां पर कंट्रोल तब बोला जाता है जब डिजीज 1% से भी कम, लेस देन यहां पर चिल्ड्रन में देखने को मिलती है लास्ट 5 ईयर के अंदर।
यानी कि पिछले 5 सालों में 1% से भी कम अगर यहां पर ये बीमारी देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये कंट्रोल हो चुकी है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में देकर क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो हेपेटाइटिस बी ये बीमारी है जो कि लार्ज स्केल पर अभी रिसेंटली जो न्यूज में थी, ये आप लोगों को इवन यूएसए में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला हेपेटाइटिस की ये बीमारी, जिसकी वजह से काफी न्यूज में था। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। और ये पिक्चर भी यहाँ पर जो लीवर होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन आ जाता है, कोई सूजन, कोई बीमारी हो जाती है, तो जिसका मेन फंक्शन होता है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखना और जो ब्लड है उसको फिल्टर करना, वो ये काम नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से जो डिटॉक्सिफाई की जाती हैं चीजें, तो ये वो नहीं कर पाएगा, तो पूरी बॉडी में अलग से प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली होती हैं। तो इसलिए आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। तो यहां पर देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले बोलता हूं ये देखिएगा कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तब आगे बढ़िएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया इंस्टीट्यूट जो एमिनेंस है वो नीति आयोग के द्वारा यहां पर इसका दर्जा दिया जाता है। एम क्या है, हमारी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाना, यानी कि वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशन में हमारी कंट्री के इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ये इसका टारगेट है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहां पर ओनली जो इंस्टीट्यूशन होंगे उनको ओनली एकेडमिक ऑटोनॉमी दी जाएगी, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी उनको नहीं दी जाएगी। यानी कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हैं पर लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो रहेगा वो यहां पर यूजीसी के अंडर रहेगा या फिर गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तीसरा बोला गया यहां पर सिलेक्शन होगा, जो भी यहां पर जो सिलेक्शन आएगा जो भी यहां पर, तो वो सारा इंपावर एक्सपर्ट कमिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी पर्टिकुलर सिलेक्शन के पर्पज में, जो भी मेथड रहेगा सेलेक्ट करने का, यानी कि जो टीचर्स वगैरह होंगे या फिर वो तो कोच उसके अंदर की बात होगी, पर लेकिन जब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस सेलेक्ट की जाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो इंपावर कमिटी है यहाँ पर जो कि यहाँ पर इसको सेलेक्ट करती है, ठीक है। तो एक्सपर्ट कमिटी, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए में वो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ए में बोला गया 1 and 3, बी में बोला गया 2 and 4, सी में बोला गया 1 and 4, डी में बोला गया 2 and 3। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से? तो ये है आंसर इसका ए बी सी एफ डी। तो आंसर है ए, यानी कि फर्स्ट और जो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत हो गई और सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। अब थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो काम किया जा रहा है ये हमारी कंट्री की ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो यहां पर काम कर रही है, यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री यहां पर ये काम कर रही है, ना कि नीति आयोग। तो रिसेंटली अभी आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को यहां पर यह दर्जा दिया गया है। तो ये जो पूरा काम करता है ये हमारी मिनिस्ट्री कर रही है और रिकॉग्निशन ताकि हमारी जो कंट्री में इंस्टीट्यूशन है उनको वर्ल्ड लेवल की मिल सके, इसलिए ये काम किया जाता है, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर ये जो इंस्टीट्यूशन जो एमिनेंस का दर्जा है इसको अभी रिसेंटली 1000 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है और इनको एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक दोनों ऑटोनॉमी है, यानी कि अपने पेपर वगैरह खुद सेट कर सकते हैं। सारा सिस्टम सिलेबस क्या होना चाहिए, टीचर्स कहां से आने चाहिए, क्या इंडियन या बाहर वाले भी होने चाहिए, वो सारा इनको एक तरीके से छूट दे रखी है। तो ऐसा नहीं है कि एकेडमिक या ऑटोनॉमी दोनों दे रखी है, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रिसेंटली काफी ज्यादा है। तो आंसर इसका ए हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बड़ा ही फ्रीक्वेंटली से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात की जा रही है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स के बारे में। तो ये ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ए में बोला गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बी में बोला गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, सी में बोला गया यहां पर आईएमएफ के द्वारा और डी में बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी या फिर डी। तो सही आंसर बताइए। तो सही आंसर यहां पर इसका ये है बी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जो तैयार किया जाता है। ये लगभग 140 कंट्री हैं और 140 कंट्री में से जो हमारी रैंक देखने को मिल रही है वो है 34 रैंक है। और जो 4 इंडिकेटर यहां पर रहते हैं जिसके बेस पर इसको तैयार किया जाता है, इनेबलिंग इन्वायरमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म पॉलिसी, इनेबलिंग कंडीशन, इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल एंड द जो यहां पर कल्चर रैंकिंग होती है। तो ये सारी चीजें यहां पर इसके अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है कि कौन सी कंट्री रिसेंटली अभी कंडक्ट कराई है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो कि काफी न्यूज में भी थी। ये कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया रसिया, बी में बोला गया साउथ कोरिया, सी में बोला गया यूएसए और डी में बोला गया इंडिया। तो कौन सा आंसर सही है यहां पर? ए बी सी या फिर डी? तो जो सही आंसर इसका यहां पर ये है ए, यानी कि रसिया। रसिया में अभी यहां पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो 5th समिट थी अभी यहां पर व्लादिवोस्तोक रीजन में देखने को मिली, जो कि लगभग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। फार ईस्ट रीजन है रसिया का जहां पर ये रीजन है। इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है उसके बारे में बात की गई और हमारी कंट्री के द्वारा $1 बिलियन यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात की गई है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो 5वीं यहां पर ये अभी मीटिंग थी इसकी, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, रसिया में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री विद रेस्पेक्ट टू आर्कटिक काउंसिल, यानी कि आर्कटिक जो काउंसिल है उससे रिलेटेड कौन सी कंट्री यहां पर उसके साथ में कनेक्ट करती है।
तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए में बोला गया यहां पर कनाडा, बी में बोला गया है डेनमार्क, सी में बोला गया है यूनाइटेड किंगडम। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया है 1 and 2, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 2 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है वो बताइए। तो सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि 1 and 2 सही है। आर्टिक काउंसिल एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि एड्रेस करता है आर्टिक रीजन में, जो भी है उसके रीजन में यहां पर ये काम करता है। कौन कौन सी कंट्री है, पहले आप लोग आर्टिक वाला रीजन देख लीजिए ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। बीचों बीच होगी हमारा प्यारा भारत, यहां से अगर आप लोग ऊपर आएंगे तो आप लोगों को यहां पर आर्टिक रीजन देखने को मिलेगा। ये आर्टिक ओशन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये बीचों बीच में आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर, तो ये यहां पर आर्टिक रीजन है। तो आर्टिक रीजन को कनेक्ट करने वाली कंट्री कौन कौन सी है, तो वही यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, 8 कंट्री है जो इस काउंसिल को बनाती है, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया और स्वीडन, ठीक है ना। तो ये कंट्री है जो कि आसपास वाले रीजन में आप लोगों को सारी देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये जो कंट्री है, यहां पर आप लोगों को इन कंट्री में आप लोगों को यूके देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रसिया यूएसए है पर यूके नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 1 and 2। तो इसीलिए यहां पर कि किस तरीके से पर्टिकुलर रीजन को एक तरीके से सही रखा जा सकता है और किस तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन की देख रेख की जा सकती है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओशन का लेवल बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी काफी इंपैक्ट है, तो उसकी वजह से भी कई बार ये न्यूज में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों से पूछी जा रही है। ए स्टेटमेंट में ये फर्स्ट में बोला गया है कि इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। बी टू स्टेटमेंट में बोला गया कि जो न्यूज सीरीज है यहां पर ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो एक्सक्लूड करती है रिन्यूएबल एनर्जी को फ्रॉम एनर्जी सेक्टर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है इसका ये है इसका यहां पर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से ये जो बेस ईयर है वो 2011-12 आज की डेट में यूज किया जा रहा है। तो यहां पर आज की डेट में अगर देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी इतनी ज्यादा न्यूज में है, रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा टारगेट है 2022 तक का हम लोग को जो ये 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें से 100 गीगावाट हम लोग सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसे इंडेक्स को इसमें से निकाला जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल यहां पर नहीं है, ये गलत बात बोली गई यहां पर। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है रिन्यूएबल एनर्जी वो इंक्लूड है यहां पर इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर में। इसी के साथ में जो यहां पर बेसिकली जो कैटेगराइजेशन है वहां पर टोटल मिलाकर 6 कैटेगरी देखने को मिलती है। एक तो प्राइमरी गुड, दूसरा कैपिटल गुड, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड, चौथा देखता है इंटरमीडिएट गुड, पांचवा होता है यहां पर कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल गुड्स और छठा होता है यहां पर कंज्यूमर एंड नॉन ड्यूरेबल गुड। तो टोटल मिलाकर ये 6 कैटेगरी है। अगर थोड़ा सा बात करें, ये पब्लिश किया जाता है जैसे सीएसओ, जिसको पहले सीएसओ बोलते थे, आज की डेट में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया है सीएसओ के साथ में। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये दोनों मर्ज कर अब जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, वो यहां पर इसको काम में लेकर आ रही है, ठीक है। तो वो यहां पर डिटेल में काम करे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किन 2 ऑर्गेनाइजेशन को भी मर्ज किया गया है। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को नेशनल सैंपल सर्वे के साथ में मर्ज किया गया है यहां पर, जिसके बेस पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बना दिया गया इनके द्वारा, स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, जो कि यहां पर इसको फोकस देता है। तो सही आंसर क्या होगा यहां पर? सही आंसर होगा यहां पर इसका ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली अभी न्यूज में था, P&W, ये है 1100 GJM इंजन। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो किस सेक्टर से रिलेटेड है? एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, सैटेलाइट लॉन्चिंग इंजन है यहां पर उसके सेक्टर से रिलेटेड है, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है, या फिर रेलवे इंजन सेक्टर से रिलेटेड है? तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर है यहां पर इसका सी, ये एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है। एविएशन सेक्टर यानी कि जो आप लोगों का जहाज रानी आप लोग बोल सकते हैं, बेसिकली जो हवाई जहाज वाला सेक्टर है उसकी बात की जा रही है। यूएसए के द्वारा जो P&W ये कंपनी है, इसके द्वारा यहां पर ये इंजन तैयार किया गया है। ये इंजन माना जा रहा है मोर फ्यूल इफिशिएंट, यानी कि जो यहां पर इसको फ्यूल होगा वो इसको कम लगेगा। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉइस भी काफी कम रहेगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा। तो एक ऐसा इंजन तैयार किया गया है और ये यूएसए की जो एजेंसी है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके द्वारा इसको एक तरीके से हरी झंडी दे दी गई है और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के द्वारा भी इसको हरी झंडी दे दी गई है। तो इसी के चलते ये काफी न्यूज में है। आंसर इसका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इतने आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप लोग ढंग से पढ़ रहे हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट के अंदर, वो बोला गया है कि उसका जो साइज होता है वो साइज जो होता है वो हाफ द साइज लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है इन पर्टिकुलर स्टेट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया गवर्नर यहां पर स्टेट का वो नॉमिनेट करता है चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन पर्टिकुलर स्टेट। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है इसका यहां पर ये है डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है।
सबसे पहले जो बात की जा रही है तो यहां पर 1/3 होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहां पर वो यहां पर अगर आप लोग चाहते हैं कि वो काउंसिल के इक्वल हो जाए तो आप लोग को 3 से यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इक्वल टू काउंसिल हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में जो चेयरमैन है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है अपने मेंबर से, ना कि इसको गवर्नर नॉमिनेट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहां पर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी में पूछा गया है। बोला जा रहा है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये प्रोविजन कहां पर मेंशन है हमारे संविधान में? ए में बोला गया प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी में बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी में बोला गया फंडामेंटल राइट और डी में बोला गया फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ए बी सी या फिर डी, सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A के अंदर आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलती है, जो कि 1976 में जो यहां पर अमेंडमेंट किया गया संविधान में, ये अमेंडमेंट कौन सा था? डिटेल में आप लोगों को पढ़ा है, ये आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर वो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा अमेंडमेंट था ये जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कंट्री में ऐड की गई है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। छोटा सा हिंट दे देता हूं, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि अब आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, अब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कैसे इंप्रूव करना है, वो भी आप लोग बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग इसको शेयर भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, फैमिली को, पूरे परिवार को बढ़ाना कैसे है ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी ज्यादा लोग देखेंगे उतनी ही अच्छी हमारी सोसाइटी बनेगी, उतनी ही ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचेगी। तो आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।